आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही ना मतलब ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बहुत ही सख्त सी तस्वीर उभर आती है। हाँ, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ कि आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, हम बात करें अनुशासन की, यानी डिसिप्लिन। और इसके लिए आज हमारे पास दो बहुत ही शानदार स्रोत हैं, एक विस्तृत बुक समरी वीडियो और एक काफी पावरफुल डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही स्रोत एक ही थीम के इर्द गिर्द घूमते हैं। डिसिप्लिन है जहाँ, सफलता है वहाँ। सही कहा। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम इस चर्चा से ये समझना चाहते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो वो इकलौता पुल है जो हमारे देखे गए सपनों और हमारी असल उपलब्धियों को आपस में जोड़ता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी नजरिया है क्योंकि अक्सर हम इसे गलत तरीके से देखते हैं। एग्जैक्टली। मतलब मुझे अपनी बचपन की एक आउन याद आती है। जैसे ही अनुशासन शब्द कान में पड़ता था ना, तो दिमाग में तुरंत किसी सख्त टीचर की तस्वीर आ जाती थी। कोई ऐसा जिसके हाथ में छड़ी हो और एक ऐसा दम घोटू माहौल जहां अपनी मर्जी से सांस लेने की भी मनाही हो। हाँ, और ये प्रतिरोध बहुत स्वाभाविक है। इंसान का दिमाग ना मूल रूप से आजादी और तुरंत मिलने वाले सुख की तरफ ही भागता है ना? ऐसा लगता था मानो ये शब्द किसी तरह की कैद या सजा का दूसरा नाम है। लगता था कि कोई हमारी आजादी छीनने आ रहा है। और यही वो बिंदु है जहां हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जब हम उस सख्त तस्वीर को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो हमें लगता है कि एक तय नियम में बंधना एक बॉक्स में कैद हो जाना है। लेकिन अगर हम आज की अपनी स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करें तो एक बिल्कुल विपरीत विचार सामने आता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जिसे हम कैद समझ रहे हैं, असल में वही स्वतंत्रता का असली रास्ता है। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मतलब जिस चीज को हम आजादी का दुश्मन मान रहे थे, बिल्कुल वही असली आजादी दिलाती है। बिल्कुल, हमारे स्रोत अनुशासन की जो नई परिभाषा देते हैं वो सख्त टीचर वाली छवि को पूरी तरह से तोड़ देती है। तो फिर असली परिभाषा क्या है इसकी? देखिए, अनुशासन का असली मतलब किसी और का हुक्म मानना नहीं है, बल्कि खुद को वो काम करने के लिए राजी करना है जो उस वक्त जरूरी है, भले अंदर से वो काम करने की बिल्कुल इच्छा ना हो रही हो। उफ, ये भले ही मन न कर रहा हो वाला हिस्सा मुझे बहुत भारी लगता है। मतलब प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन यही वो लकीर है जो टैलेंट और असल सफलता के बीच खींचती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिनमें जन्मजात टैलेंट होता है वे बस आसानी से सफल हो जाते हैं। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही सटीक तुलना की गई है। बिना अनुशासन के टैलेंट को एक बिना लगाम के जंगली घोड़े की तरह बताया गया है। जंगली घोड़ा मतलब ऊर्जा तो बहुत है लेकिन दिशा नहीं है। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, एक जंगली घोड़े में बेहिसाब ऊर्जा होती है, असीमित ताकत होती है, लेकिन अगर उस पर लगाम नहीं है तो वो ऊर्जा किसी काम की नहीं है। हाँ, वो घोड़ा तो किसी भी दिशा में भाग सकता है, भटक सकता है। बिल्कुल, या शायद किसी खाई में भी गिर सकता है। तो अगर हम सचिन तेंदुलकर या एलन मस्क जैसे उदाहरण लें, जिनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बात करती है, तो क्या उनका असली सीक्रेट उनका टैलेंट नहीं था? टैलेंट था, लेकिन सिर्फ टैलेंट नहीं था। जीनियस होना बस वो शक्तिशाली घोड़ा होना है। अच्छा। लेकिन सचिन का हर दिन नेट्स में जाकर हजारों गेंदें खेलना या एलन मस्क का अपनी कंपनी के फर्श पर सोना, ये उस घोड़े पर लगाम कसने का काम है। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन नजरिया है। और इसके पीछे ना पूरा एक न्यूरोबायोलॉजिकल विज्ञान काम करता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? हाँ, यह हिस्सा हमारे तार्किक निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने और हमारे आवेगों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी इच्छा शक्ति या जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो असल में शरीर की किसी भी अन्य मांसपेशी यानी मसल की तरह ही काम करती है। रुकिए, अगर विल पावर एक मसल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे जिम में बाइसेप्स बनाने की तरह ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं। मतलब अनुशासन कोई ऐसा जादुई उपहार नहीं है जो बस कुछ किस्मत वालों को जन्म से मिल जाता है? क्या एलन मस्क जैसे लोग बस दिमाग के बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने रोज इसे ट्रेन किया है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। इसे रोजमर्रा की आदतों से बनाना और मजबूत करना पड़ता है। जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसका मन नहीं कर रहा होता, तो हम असल में अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कसरत कर रहे होते हैं। समझ रही हूँ, लेकिन फिर हमारा मन हमेशा आसान चीजों की तरफ ही क्यों भागता है? क्योंकि हमारा आदिम दिमाग
जिसे हम कभी-कभी लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से सस्ते डोपामाइन की तरफ भागता है। सस्ता डोपामिन मतलब जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना? बिल्कुल, डोपामाइन वो केमिकल है जो हमें खुशी या इनाम का एहसास कराता है। फोन पर लगातार रील देखना, जंक फूड खाना या अलार्म बंद करके वापस सो जाना, ये सब इसी सस्ते डोपामाइन के स्रोत हैं। हाँ, क्योंकि इनमें कोई मेहनत नहीं लगती ना। सही कहा। लेकिन जब हम इस तुरंत मिलने वाले सुख को नकारते हैं, तो हम अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को फिर से गढ़ रहे होते हैं। मतलब हम दिमाग को रीवायर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि लंबी अवधि की सफलता से मिलने वाला डोपामाइन इन छोटी और तुरंत मिलने वाली खुशियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो ये पूरी तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी का खेल है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए हमने अपनी इस मानसिक मांसपेशी को मजबूत कर लिया, हमारे अंदर गजब का अनुशासन आ भी गया, लेकिन अगर दिशा ही नहीं है तो इस ताकत का क्या फायदा? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है ना? मतलब एक मजबूत मांसपेशी अगर अंधेरे में हाथ पैर मार रही है तो वो सिर्फ थकेगी, कहीं पहुंचेगी तो नहीं। मुझे लगता है यहीं पर हमारे स्रोत, लक्ष्यों और रूटीन के महत्व की ओर मुड़ते हैं। बिल्कुल, ये इस चर्चा का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। दिशा के बिना अनुशासन ऐसा है जैसे किसी बहुत ही शक्तिशाली इंजन वाले जहाज को बिना किसी कंपास के विशाल समुद्र में छोड़ देना। अरे बाप रे, तब तो वो जहाज बस गोल गोल ही घूमेगा। बिल्कुल, इंजन शक्तिशाली होने के कारण वो जहाज बहुत तेजी से तो चलेगा, लेकिन लहरों के साथ भटकता रहेगा और अंत में उसका ईंधन खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्रोत स्पष्टता पर बहुत जोर देते हैं ना? हाँ, वे सिर्फ लक्ष्य बनाने की बात नहीं करते, बल्कि ऐसे लक्ष्य जो बिल्कुल स्पष्ट और मापने योग्य हों, यानी जिन्हें नापा जा सके। हाँ, जो हमारी वो पुरानी किताबी कहावत है कि लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। बिल्कुल वही। लेकिन अगर हम इसे किताबी परिभाषा से बाहर निकालकर असल जिंदगी में देखें, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे दिमाग को धुंधलापन बिल्कुल पसंद नहीं है। धुंधलापन मतलब स्पष्टता की कमी। हाँ, अगर कोई कहे कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए या मुझे फिट होना है, तो इसमें टालम टोल की बहुत गुंजाइश है। दिमाग बहाने बना लेगा। अच्छा, तो फिर सही तरीका क्या है? अगर आप कहते हैं मैं हर मंगलवार शाम को 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो आपने दिमाग के बहाने बनाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। वाओ, ये तो बिल्कुल गाड़ी के जीपीएस की तरह काम करता है। जीपीएस को इससे मतलब नहीं है कि आप कहीं अच्छी जगह जाना चाहते हैं, उसे एक सटीक पिन कोड चाहिए होता है। एग्जैक्टली, एक सटीक गली का नाम और मकान नंबर चाहिए, तभी वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। तो मतलब स्मार्ट लक्ष्य सेट करना जीपीएस में सही डेस्टिनेशन डालने जैसा है, और लॉन्ग टर्म विजन वो मंजिल है जो हमें याद दिलाती है कि हम ये सफर कर क्यों रहे हैं। हाँ, और जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य होते हैं वे उस सफर के छोटे छोटे मोड़ हैं जो आपको हर कदम पर केंद्रित रखते हैं। ये जीपीएस वाली बात बिल्कुल फिट बैठती है। लॉन्ग टर्म विजन हमें वो वजह देता है कि हम रास्ते के गड्ढों को क्यों बर्दाश्त करें, लेकिन मंजिल डाल देना ही काफी नहीं है ना, गाड़ी का स्टार्ट होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और हमारे स्रोतों के अनुसार ये इंजन स्टार्ट करना असल में हमारे सुबह के रूटीन से जुड़ा है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री में वो जो एक कमाल की लाइन है कि अगर आप अपने बिस्तर और अपने आलस को नहीं हरा सकते तो आप दुनिया को कैसे हराएंगे। वो लाइन बहुत ही सीधे तरीके से सच्चाई बयान करती है। देखिए, सुबह का समय मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत नाजुक होता है। नाजुक कैसे? जब कोई व्यक्ति सुबह एक तय रूटीन का पालन करता है तो वो सिर्फ समय नहीं बचा रहा होता, वो असल में अपने दिमाग की अवस्था को सेट कर रहा होता है। दिन की शुरुआत 2 तरीके से हो सकती है, रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब जब हम हालात पर प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, जब हम अलार्म बंद करके दोबारा सोते हैं या उठते ही फोन में दूसरों के मैसेज और दुनिया की खबरें देखने लगते हैं, तो हम रिएक्टिव मोड में होते हैं। तब दुनिया तय कर रही होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। और प्रोएक्टिव मोड? जब हम उठकर एक तय रूटीन फॉलो करते हैं, चाहे वो ध्यान हो, व्यायाम हो या कोई किताब पढ़ना हो, तो हम प्रोएक्टिव मोड में आ जाते हैं। मतलब तब हम दिन पर हावी होते हैं ना कि दिन हम पर। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, चलिए इस प्रोएक्टिव मोड की थोड़ी असलियत पर बात करते हैं। ये सब सुनना ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कड़ाके की ठंड हो, सुबह के 5 बजे अलार्म बजे और रजाई के अंदर जो गर्माहट और सुख होता है, उस सुख को छोड़कर उठना एक बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष है। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। है ना? 1 या 2 दिन शायद कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर इंसान उठ भी जाए, लेकिन तीसरे दिन वो मोटिवेशन काम नहीं आता। हम थक कर हार क्यों मान लेते हैं? इसे असल में टिकाऊ कैसे बनाया जाए?
और यहीं पर स्रोतों से एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। यह है छोटी जीतों का जादू। छोटी जीतें मतलब स्मॉल विंस? हाँ, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सोचते हैं अनुशासन का मतलब है पहले ही दिन से 10 घंटे पढ़ाई करना या जिम में 2 घंटे पसीना बहाना। तो ये गलत तरीका है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि तीव्रता यानी इंटेंसिटी कोई मायने नहीं रखती अगर उसमें निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा। और निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें अपने दिमाग के एमिगडाला को समझना होगा। एमिगडाला? ये तो दिमाग का वो हिस्सा है ना जो खतरे को भांपता है और फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स देता है, लड़ो या भागो। एग्जैक्टली। जब आप अपने दिमाग से कहते हैं कि मुझे आज 10 घंटे बैठकर एक मुश्किल प्रोजेक्ट खत्म करना है, तो यह आपके एमिगडाला के लिए एक खतरे की घंटी है। ओहो, तो दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। हाँ, यह एक बहुत बड़ा, थका देने वाला और डरावना काम लगता है। एमिगडाला तुरंत सक्रिय हो जाता है और आपको उस काम से भागने का निर्देश देता है। और हम भागकर कहाँ जाते हैं? नेटफ्लिक्स पर या फोन स्क्रॉल करने? बिल्कुल। इसे ही हम प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल कहते हैं। स्रोत में जो रोहन की कहानी दी गई है वह इसी एमिगडाला को बाईपास करने का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, रोहन की कहानी। वो एक ऐसा छात्र था जो हमेशा अपनी पढ़ाई को टालता था क्योंकि उसे सिलेबस बहुत बड़ा और डरावना लगता था। सही कहा। और फिर उसने एक अजीब सा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट पढ़ेगा। पता है, जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे लगा कि ये कोई मनोवैज्ञानिक चाल है। मतलब 5 मिनट में कोई किताब खोलकर पन्ने ही पलट सकता है, उसमें पढ़ाई क्या खाक होगी? ये एक चाल ही है, लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक चाल है। अच्छा, कैसे? जब रोहन ने कहा मुझे सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, तो ये काम इतना छोटा और महत्वहीन लगा कि उसके एमिगडाला ने इसे खतरे के रूप में देखा ही नहीं। ओह, मतलब कोई फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर ही नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। शुरुआती रुकावट एकदम शून्य हो गई। उसने बिना डरे किताब खोली और जैसे ही उसने 5 मिनट पूरे किए, उसके दिमाग ने एक छोटी सी उपलब्धि दर्ज की। और इस उपलब्धि से उसे खुशी मिली? हाँ, इस अचीवमेंट ने असली डोपामाइन रिलीज किया। वाओ! तो ये वो सस्ता डोपामाइन नहीं था, ये मेहनत से कमाया हुआ संतुष्टि देने वाला डोपामाइन था। एग्जैक्टली। और क्योंकि दिमाग को ये अच्छा लगा तो उसने कहा चलो 5 मिनट और करते हैं। क्या बात है! और यही से मोमेंटम बनता है ना? बिल्कुल। वो 5 मिनट का छोटा सा काम एक बीज की तरह था जिसने निरंतरता को जन्म दिया। अगले दिन उसे किताब खोलने में बिल्कुल डर नहीं लगा और धीरे धीरे उसका समय बढ़कर 2 घंटे हो गया और उसने शानदार नतीजे हासिल किए। हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि असाधारण परिणाम कभी भी एक दिन में किए गए असाधारण कामों से नहीं आते हैं। वे हर दिन किए गए बहुत ही साधारण, उबाऊ और छोटे छोटे प्रयासों का एक कलेक्शन होते हैं। ये सच में दिमाग को हैक करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो चलिए, हमने अमिगडाला को शांत कर लिया, हमने काम शुरू कर दिया और मोमेंटम भी बना लिया। जी। लेकिन फिर एक नई समस्या आती है। दिन में घंटे तो सिर्फ 24 ही होते हैं ना, और हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हर सेकंड हमारा ध्यान खींचना चाहती है। बिल्कुल, भटकाव हर जगह है। फोन पर नोटिफिकेशन, ईमेल, दोस्तों के प्लान्स। इस मोमेंटम को इन बाहरी भटकाओं से कैसे बचाया जाए? क्योंकि सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, उस दिशा में टिके रहना भी तो जरूरी है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर उस व्यक्ति को करना पड़ता है जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। समय तो सबके लिए समान है, लेकिन उसका प्रबंधन अलग अलग है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि टालमटोल असल में समय प्रबंधन की समस्या नहीं है, ये भावनाओं और प्राथमिकताओं की समस्या है। हमें अपने कार्यों को 2 खानों में बांटना आना चाहिए। कौन से 2 खाने? क्या महत्वपूर्ण है यानी इम्पोर्टेंट, और क्या सिर्फ तत्काल हैं यानी अर्जेंट। हमारे लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए जो जरूरी है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी ज्यादातर ऊर्जा उन कामों में चली जाती है जो बस तत्काल लगते हैं, है ना? जैसे किसी का तुरंत आया हुआ मैसेज जिसका रिप्लाई करना हमें बहुत जरूरी लगने लगता है। बिल्कुल सही। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे हम एक सूटकेस पैक कर रहे हो। सूटकेस? हाँ, अगर हमारे पास 24 घंटे का एक सीमित सूटकेस है तो समय प्रबंधन का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें दुनिया भर की सारी चीजें जबरदस्ती ठूंस दें और उसकी चेन ही टूटने लगे। वाह, ये बहुत अच्छी तुलना है ना? अगर सूटकेस में जगह कम है तो सबसे पहले हमें उसमें अपने सबसे जरूरी कपड़े यानी महत्वपूर्ण काम डालने होंगे, और जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें बाहर ही छोड़ना होगा,
भले ही वे कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे। ये सूटकेस का उदाहरण एकदम सटीक है, और उन गैर जरूरी चीजों को सूटकेस से बाहर रखने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत होती है। कौन सी ताकत? ना कहने की ताकत। ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लोग अक्सर अनुशासन को सिर्फ काम करने यानी हाँ कहने से जोड़ते हैं, लेकिन अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों को ना कहना है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। जैसे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग या फालतू की पार्टियां। बिल्कुल, एक फालतू पार्टी को ना कहना, घंटों की गपशप को ना कहना, और यहाँ तक कि अपने खुद के मन को ना कहना जब वो कह रहा हो कि बस एक और एपिसोड देख लेते हैं। उफ, ये ना कहना शुरुआत में बहुत दर्द देता है, लेकिन यही आपको भटकाव से बचाता है। समझ गए। और जो जरूरी काम हमने सूटकेस में पैक कर लिए हैं, जब हम उन्हें करने बैठें तो वहां भी तो मानसिक ऊर्जा खत्म होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। अगर हम लगातार घंटों काम करेंगे तो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बैटरी भी तो ड्रेन होगी। इसे रिचार्ज करने के लिए स्रोत पोमोडोरो तकनीक की बात करते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग कोई मशीन तो है नहीं जो बिना रुके चलती रहे। ये ग्लूकोज और ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। पोमोडोरो तकनीक इसी ऊर्जा को प्रबंधित करने का एक तरीका है। तो ये काम कैसे करती है? जब आप 25 से 30 मिनट तक पूर्ण एकाग्रता से काम करते हैं तो आप अपने फोकस के उच्चतम स्तर का उपयोग करते हैं। फिर आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और ये ब्रेक फोन देखने के लिए नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, ये ब्रेक कोई आलस नहीं है, ये एक रणनीतिक ठहराव है। यह प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आराम देने और न्यूरल पाथवेज को रिकवर करने का समय देता है। और फिर जब आप अगले 25 मिनट के लिए बैठते हैं तो आपकी मानसिक स्पष्टता फिर से लौट आती है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ समय का प्रबंधन नहीं है, ये असल में अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन है। क्या बात है। अब तक हमने अनुशासन को लक्ष्यों, सुबह के रूटीन, काम और प्रोडक्टिविटी के चश्मे से देखा है। हाँ। और आम तौर पर हम अनुशासन को करियर या पढ़ाई तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत और अप्रत्याशित मोड़ आता है। आप रिश्तों और सेहत वाले हिस्से की बात कर रही हैं। बिल्कुल। वे बताते हैं कि ये मानसिक ऊर्जा और अनुशासन सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारे जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भी रिस रिस कर पहुंचता है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर लोग ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ प्यार और भावनाओं से चलते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है? देखिए, सोचिए अगर आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से थका हुआ है, आपकी मानसिक ऊर्जा शून्य है, तो क्या होता है? आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। आप घर आते हैं और अपने पार्टनर या बच्चों पर छोटी छोटी बातों पर झल्ला उठते हैं। रिश्तों में अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप वहां कोई टाइम टेबल लागू कर रहे हैं। इसका मतलब है वो भावनात्मक नियंत्रण रखना, कि आप थके होने के बावजूद अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दे सकें। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब जब पार्टनर आपसे बात कर रहा हो और आपका मन फोन देखने का कर रहा हो, उस वक्त फोन को किनारे रखकर उनकी आंखों में देखकर एक्टिव लिसनिंग करना, ये भी तो अनुशासन ही है। बिल्कुल अनुशासन है। हम इसे प्यार का नाम देते हैं, लेकिन इसके पीछे काम तो वही न्यूरोलॉजिकल अनुशासन कर रहा है जो तुरंत मिलने वाले सुख को रोककर किसी गहरे और महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाता है। एग्जैक्टली। और जब आप लगातार ऐसा करते हैं, जब आप अपने वादे निभाते हैं, जब आप अपनी सुविधा से ज्यादा सामने वाले की अहमियत को तरजीह देते हैं, तो उस रिश्ते में ट्रस्ट और विश्वसनीयता बनती है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति उस इंसान पर भरोसा करता है जो अनुशासित है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये इंसान अपनी भावनाओं के आवेग में आकर अचानक से पीछे नहीं हटेगा। और यही विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी किसी भी गहरे रिश्ते की धड़कन होती है। ये बहुत दिलचस्प है कि अनुशासित होने से आप एक बेहतर दोस्त या पार्टनर बन सकते हैं। हाँ, और अगर हम इसी नजरिए से सेहत को देखें तो वहां भी हम अक्सर बुनियादी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, सेहत को लेकर अनुशासन सुनते ही दिमाग में बस जिम, भारी वजन उठाना और बहुत सख्त डाइटिंग जैसी चीजें ही आती हैं। जबकि असल में हमारी जैविक नींव बहुत ही साधारण चीजों पर टिकी है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि सेहत में अनुशासन का सबसे बड़ा रूप है 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। नींद लेना भी अनुशासन है। आज के समय में तो जब हर कोई हसल कर रहा है, लोग नींद को एक बाधा मानते हैं। वही तो गलती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका एमिग्डाला ओवर एक्टिव हो जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है। ओह, सफलता का आनंद कैसे लेंगे जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? एकदम सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सभी धागों को एक साथ समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट और नई तस्वीर उभर कर आती है। हमने देखा कि अनुशासन कोई बाहर से थोपी गई सजा नहीं है और न ही ये बचपन वाले उस सख्त टीचर की छड़ी है।
ये तो एक बहुत ही व्यक्तिगत न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग है। ये अपने आदिम दिमाग के एमिगडाला को शांत करने और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करने की कला है। बिल्कुल। ये धुंधले विचारों को हटाकर जीपीएस में एक सटीक लक्ष्य सेट करने, सुबह की शांति में अपना इंजन खुद स्टार्ट करने, छोटी छोटी 5 मिनट की जीतों से असली डोपामाइन हासिल करने और अपने 24 घंटे के सूटकेस को ना कहने की ताकत से बचाने की प्रक्रिया है। क्या बात है, आपने बहुत अच्छे से समेटा इसे। धन्यवाद। और सबसे बढ़कर ये सिर्फ करियर नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को भरोसेमंद और शरीर को स्वस्थ बनाने का एक साधन है। और इस पूरी यात्रा का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है ना, वो हमारे स्रोतों के अंत में दिए गए एक बेहद शक्तिशाली दर्शन में छिपा है। कौन सा दर्शन? 2 दर्दों का सिद्धांत। 2 दर्दों का सिद्धांत। हाँ, ये दर्शन कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान को 2 में से एक दर्द तो चुनना ही पड़ता है। इसे बचने का कोई उपाय नहीं है। कौन से 2 दर्द? या तो हम आज अनुशासन का दर्द चुने। ये दर्द कुछ किलो का होता है। ये हमें सुबह उठने में चुभता है, ये फोन छोड़ने में खटकता है, लेकिन ये हमें मजबूत बनाता है। और दूसरा दर्द? या फिर हम आज का आराम चुने, सस्ते डोपामाइन में खो जाएं और भविष्य में पछतावे का दर्द सहें। ये पछतावे का दर्द कई टन भारी होता है, ये कभी खत्म नहीं होता और ये जिंदगी भर हमारे सीने पर एक बोझ बनकर रहता है कि काश मैंने उस वक्त वो कर लिया होता। उफ, कुछ किलो का अनुशासन या कई टन का पछतावा, ये विचार सच में अंदर तक झकझोर देता है। हाँ, ये बहुत गहरा है। हमने आज इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा की कि कैसे ये अनुशासन का दर्द हमें भविष्य के उस भारी पछतावे से बचाता है। लेकिन मैं इस चर्चा को एक बिल्कुल नए विचार के साथ समाप्त करना चाहती हूँ, जो आज की हमारी इस पूरी बात की नींव से ही निकलता है। बताइए। हमने शुरू में कहा था कि लोग अनुशासन को एक सजा मानते हैं, फिर हमने चर्चा की कि ये सफलता का पुल है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अनुशासन असल में सेल्फ लव यानी स्वयं से प्रेम करने का सबसे ऊंचा रूप हो? वाह, ये एक बहुत ही नया नजरिया है ना? खुद के लिए एक सख्त बॉस या एक जालिम इंसान बनने के बजाय ये शायद अपने खुद के भविष्य के प्रति, अपने आने वाले कल के उस इंसान के प्रति इतनी गहरी परवाह करना है कि हम आज वो मेहनत करने और उस थोड़े से दर्द को सहने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएं। बिल्कुल। ये कोई सजा में नहीं है, ये तो भविष्य के मैं को दिया गया एक खूबसूरत तोहफा है। सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस डीप डाइव में बस